नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जो अभी नए आए किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, हम राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर रामबाण साबित हो सकते हैं। तो बात करें आज के इस सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? अब देखो, राजपूताना जो अपना राजस्थान है ना, अपने राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था? राजपूताना। अब ये राजपूताना है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। 1890 ईस्वी में विलियम बेंटेलन ने किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन ने किया। या 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कब किया जाता है? 1800 ईस्वी के अंदर। कब किया जाता है? 1800 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। यानी सन 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज के राजस्थान को 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में राजपूताना नाम किसने दिया? यानी जो अभी अपना वर्तमान राजस्थान है ना, उसको 19वीं सदी में राजपूताना नाम किसने दिया? अभी हम बात कर चुके हैं। तो किसने दिया? क्या ऑप्शन है कर्नल जेम्स स्टोर ने, ऑप्शन दो जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन तीन विलियम फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन चार विलियम बेंटिक ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस। यहाँ पर थॉमस नहीं है, थॉमस है ना। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया था अपने प्यारे सुंदर से राजस्थान को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के समय में। कब भाई साहब? अंग्रेजों के टाइम की बात आ गई। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता? अरे भाई साहब, जो अपना राजस्थान है ना, इसको अंग्रेजों के समय, कब अंग्रेज आए थे ना अपने राजस्थान के अंदर, अभी भी आते घूमने के लिए आते अभी तो, लेकिन पहले के समय में कब आए थे? राजस्थान के ऊपर कब्जा करने आए थे, राजस्थान के ऊपर अधिकार करने आए थे। तो भाई साहब, वो राजस्थान है, यहाँ पर हर किसी की बस की बात नहीं, यहाँ पर कब्जा करना, अधिकार करना, है ना। तो अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन एक मेवाड़ के नाम से, ऑप्शन दो मारवाड़ के नाम से, ऑप्शन तीन आमेर के नाम से, ऑप्शन चार राजपूताना के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता भाई साहब अपने नाम राजस्थान को? तो अपना राजस्थान है ना, इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। कब? अंग्रेजों के टाइम पर। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। अब ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है? क्या ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जो महाभारत के अंदर भी उल्लेख है उसका और महाभाष्य के अंदर भी उल्लेख है? यानी महाभारत और महाभाष्य के अंदर उसका उल्लेख है। आप जल्दी से बताइएगा किसका है, कौन सा नगर है? ऑप्शन है करकोट, ऑप्शन दो रेड, ऑप्शन तीन मध्यमिका नगरी, ऑप्शन चार विराट नगर या बैराट। जल्दी से बताइएगा इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट है ना। क्या हो जाएगा? मध्यमिका नगरी। अब ये मध्यमिका नगरी ना, इसके अंदर क्या है? इसका उल्लेख महाभारत के अंदर भी, किसमें है? महाभारत के अंदर इसका उल्लेख है भाई साहब ना। और किसके अंदर है? और है भाई साहब महाभाष्य के अंदर। किसके अंदर है? महाभाष्य के अंदर उल्लेख है। यानी मध्यमिका नगरी है ना, इसका उल्लेख हमको महाभारत में भी देखने को मिलेगा और महाभाष्य के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके तत्पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये जो आपके एग्जाम होंगे सीईटी का, उसके अंदर 100% पूछने के पूरे चांस है ना। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास में था? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि प्राचीन राजस्थान जो अपना राजस्थान है, प्राचीन अभी का राजस्थान नहीं, प्राचीन राजस्थान की बात चल रही है, इतिहास की बात चल रही है ना। यानी प्राचीन राजस्थान में मालवो, कौन? मालवों की शक्ति का केंद्र। क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवों की शक्ति का केंद्र
किसके आसपास केंद्रित था साहब? यहाँ पे जिला का नाम दे दिया। अब कौन से जिले के आसपास केंद्रित था? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 कोटा। बिल्कुल इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2। यानी जो जयपुर है ना भाई साहब, जयपुर के आसपास, क्या जयपुर के आसपास केंद्रित है। किसके आसपास? जो प्यारा सा जयपुर है ना, अपने राजस्थान की राजधानी, क्या अपने राजस्थान की राजधानी है ना, इसके आसपास मालवों की शक्ति का केंद्र था। अभी नहीं, पुराने समय की बात कर रहे हैं भाई साहब अपन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। अब किसका उल्लेख पूछा है? मत्स्य का उल्लेख। किसका? मत्स्य का उल्लेख। अब ये मत्स्य ना, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद के अंदर, ऑप्शन 2 रामायण के अंदर, ऑप्शन 3 महाभारत के अंदर, ऑप्शन 4 शतपथ ब्राह्मण के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? मत्स्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसके अंदर देखने को मिलता है? ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलेगा साहब। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलेगा साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। यानी जो सीवी जनपद है, कौन सा जनपद है? सीवी जनपद। अरे भाई साहब इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, कौन सा जनपद पूछा है? सीवी जनपद। अब सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? क्या सिक्कों से प्राप्त होता है? ऑप्शन 2 शिलालेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन 3 संस्कृति साहित्य से प्राप्त होता है, या ऑप्शन 4 यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। किसके बारे में पूछा है? देखो सीवी जनपद के बारे में, कि जो सीवी जनपद है ना, इसका उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है साहब? अब कौन सा बताओगे आप? देखो यहाँ पे सिक्का भी दे रखा है, शिलालेख भी दे रखा है, संस्कृति साहित्य भी दे रखा है, और यूनानी साहित्य भी दे रखा है साहब। यानी इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में भी हम देखें ना, तो इतिहास को जानने के स्रोत हम सिक्के भी देख सकते हैं, ताम्रपत्र भी देख सकते हैं, और शिलालेख के माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और साहित्य के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो पूछा है सीवी जनपद के बारे में। अब जो ये सीवी जनपद है ना, इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमको सिक्के के ऊपर देखने पर मिलता है। किसके ऊपर? जो सिक्के होते हैं वैसे अब अभी सिक्के चलते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का चलता है ना, उस प्रकार प्राचीन जो अपना राजस्थान, इसके अंदर बहुत सारे सिक्के चला करते थे। उसके अंदर एक सिक्का ऐसा है जिसके ऊपर सीवी जनपद का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अरे सिक्के के ऊपर देखा होगा ना अभी, तो किसकी फोटो आती है कि अरे नोट के ऊपर देख लो आप, जैसे कोई नोट है उसके ऊपर लाल किले की फोटो आ गई, और किसी के ऊपर उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी फोटो आपको देखने को मिल जाएगी ना। इसी प्रकार सिक्के के ऊपर सीवी जनपद का उल्लेख भी मिलता है साहब। चलो आगे बढ़े। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। कौन सा जनपद? सूरसेन जनपद। अबे सूरसेन जनपद है ना, इसकी राजधानी कौन सी थी? क्या सूरसेन जनपद की राजधानी के बारे में पूछा है? ऑप्शन 1 मथुरा, ऑप्शन 2 वृंदावन, ऑप्शन 3 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन 4 कुरुक्षेत्र। बताइए इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सूरसेन जनपद की राजधानी थी साहब। अब जो कौन सा जनपद पूछा है? सूरसेन जनपद। अरे जितने भी जनपद है ना, इनके बारे में आपको ध्यान भी रखना है कि कौन से जनपद की कौन सी राजधानी थी। अब मत्स्य जनपद आया था ना अभी पीछे, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो कमेंट करके बताइए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। जब तक मैं सूरसेन जनपद की राजधानी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सूरसेन जनपद है, इसकी राजधानी तो कौन सी थी? मथुरा। कौन सी? मथुरा। और सूरसेन जनपद का क्षेत्र है ना, अलवर भरतपुर वाला है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अभी हम चर्चा कर चुके सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। अब जो सूरसेन जनपद था, कौन सा जनपद? सूरसेन जनपद। अब इसका जो भूभाग है ना, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं अभी वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। देखो जो अपने राजस्थान का भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, ये भी सूरसेन जनपद के अंदर आता था। धौलपुर आता था, करौली। कौन कौन सा? भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र किसके अंदर आता था? सूरसेन जनपद के अंदर आता था सब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अनुसार पूछा है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है साहब। क्या पूछा है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अब राजपूत है अपने राजस्थान के अंदर, अब वो राजपूत है ना, उनकी उत्पत्ति किससे बताया गया है? क्या अग्निकुंड से बताया गया है? ऑप्शन 2 आकाश से बताया गया है, ऑप्शन 3 सूर्य से बताया गया, या ऑप्शन 4 चंद्रमा से बताया गया। किसके अनुसार पूछा है? पृथ्वीराज राजसो के अनुसार। तो हम बात करें ना साथियों, पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे होती है? राजपूतों की उत्पत्ति होती है अग्निकुंड से। कौन से कुंड से होती है? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति होती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अब ऐसा कौन सा विद्वान है, क्या ऐसा कौन सा विद्वान है उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? देखो अपने देखा ना कि अभी राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। अब ऐसा कौन से विद्वान के द्वारा कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कौन सा बताओगे भाई साहब आप? श्री गौरीशंकर ओझा ने कहा, या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा, या कवि चंद्र बरदाई ने कहा, या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा? तो किसके द्वारा कहा जाता है भाई साहब ये कि जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा? कवि चंद्र बरदाई के द्वारा कहा जाता है भाई साहब, है ना। क्या कहा जाता है? कवि चंद्र बरदाई के द्वारा, कवि चंद्र बरदाई के द्वारा कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश से अपना उद्गम मित किए अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साहब, है ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने, ये यहाँ पर कुछ राजवंशों के नाम दे रहे कि उन राजवंशों में से हमको बताना है कि अपना उद्गम मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ता है। क्या? मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ते, यानी अग्निकुंड से वह अपना उत्पत्ति नहीं जोड़ते, अपना उद्गम नहीं जोड़ता है। कौन है? चौहान है, ऑप्शन 2 सोलंकी है, ऑप्शन 3 चंदेल है, ऑप्शन 4 परमार है। तो कौन हो जाएंगे? ये चंदेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंदेलिए अपना उत्पत्ति मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ते कि हमारा उद्गम अग्निकुंड से हो जाते, ऐसा ये नहीं बताते। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? अब ऐसा कौन सा वंश है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? अभी हमने बात भी की थी। बिल्कुल, कौन सा वंश है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? बिल्कुल, बहुत बड़ा, सिसोदिया वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? सिसोदिया वंश हो जाएगा। देखो इतिहास के अंदर हम देखते हैं तो चौहानों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये भी हमको जानकारी मिलती है। और चालुक्य के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, और परमारों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। लेकिन एक वंश ऐसा है, कौन सा? सिसोदिया वंश, जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। क्या? जो राजपूत है ना भाई साहब, राजपूत किसकी संतान है? वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक थे, यानी ये जो मत दिया गया इसके प्रतिपादक कौन थे? अब फिर बात करें ऑप्शन के बारे में, डॉक्टर D.R. भंडारकर, ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 3 गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन 4 विलियम क्रुक। तो जल्दी से बताइएगा कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये तो कह दिया, लेकिन ये मत है ना, ये इसके प्रतिपादक कौन है? जल्दी से बताइएगा इसके प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको पूरा नाम देखने को मिलेगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और ऐसे आपको देखने को न मिले एग्जाम के अंदर आपसे सीधा देखने को मिल सकता है G.H. ओझा। क्या मिल सकता है भाई साहब? G.H. ओझा भी देखने को मिल सकता है। G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी आपको देखने को मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। अब जो राजपूत थे ना भाई साहब, राजपूतों को हूणों की संतान बताया, किनकी? हूणों की संतान बताया है। अब ये किसके द्वारा राजपूतों को हूणों की संतान बताया जाता है? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 डॉक्टर भंडारकर, ऑप्शन
3 वी ए स्मिथ, ऑप्शन 4 डॉक्टर दशरथ शर्मा। यहाँ पर ऑप्शन 2 है, यहाँ पर ऑप्शन 3 है साहब। बताइए, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, वी ए स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। बिल्कुल साहब, जल्दी से बताइएगा इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा छपने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, वी ए स्मिथ। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर अपना राइट आंसर भाई साहब? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वी ए स्मिथ के द्वारा हूणों की संतान बताया जाता है किसको? राजपूतों को सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते। किसका? यूची। यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? किससे? कुषाण जाति से किसने जोड़ा है साहब? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंगम ने, या डॉक्टर कानूनगो ने? बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइएगा इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार। कौन सा ताम्रपत्र? देखो ताम्रपत्र है कौन सा? ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र। इसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति, कौन सी? यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? अरे कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, इसका संबंध बताना है आपको। बिल्कुल, किसने जोड़ा है? कनिंगम ने जोड़ा है साहब। किसने जोड़ा है? कनिंगम ने जोड़ा है। अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है? यानी ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने राजपूतों, कौन, किनको? राजपूतों को शक, कौन? शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है। ऑप्शन 1 सी एम वैद्य ने, ऑप्शन 2 जेम्स टोड ने, ऑप्शन 3 गोपीनाथ शर्मा ने, ऑप्शन 4 चंद्रप्रदाय ने। बताइएगा ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिनने राजपूतों को, किनको? राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है साहब। बिल्कुल, किसने माना है? जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड, जो अपने राजस्थान के इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा। कौन? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा शीतियन शीतियन जाति के वंशज माना है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं से 10वीं शताब्दी, कब? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? यानी 8वीं से 10वीं सदी, कौन सी? 8वीं से 10वीं सदी तक की बात करें ना अपन, तो जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? क्या चावंड वंश का वर्चस्व रहता है, या ऑप्शन 2 परतियार वंश का, ऑप्शन 3 बाटी वंश का, या ऑप्शन 4 परमार वंश का? तो कौन से वंश का वर्चस्व रहता है साहब? बताइएगा। यानी कौन से वंश की चलती थी साहब यहाँ पे, जिनकी बात मानते थे 8वीं से 10वीं सदी के मध्य? कौन सा वंश? परतियार वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? परतियार वंश हो जाएगा। जो परतियार वंश है ना, वैसा परतियार वंश का वर्चस्व था, अधिकार था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? यानी यहाँ पे कुछ अभिलेख दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ अभिलेखों के नाम दे रखे हैं, उनके अंदर बताना है जो प्रतिहार है। कौन? प्रतिहारों को गुज्जर कहा है। किनको? प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे, नीलकुंठ, देवली, रामनपुर, करहाड़। अब यहाँ पर कूट दे रखे हैं साहब, अब कि कौन कौन से अभिलेख के अंदर प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। देखो इसके अंदर भी कहा गया है, नीलकुंठ में भी कहा गया है, और देवली अभिलेख के अंदर भी कहा गया है, रामनपुर अभिलेख में भी कहा गया है, कराड़ अभिलेख में भी कहा गया है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, स्पष्टनेस, एक सेकंड, अभी दिखाई देगा ना। अरे पहले बता देते। बताइए। अब दिखाई दे रहा है कंप्लीट? बताइएगा साहब कौन सा? ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी चारों के अंदर ही
जो गुर्जर है, सॉरी प्रतिहार है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है साहब। कंप्लीट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी कौन? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस प्रकार से शानदार है वो भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो बताना है आपको जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश के संस्थापक तो कौन है? हरिश्चंद्र है। क्या है? हरिश्चंद्र। अब ये हरिश्चंद्र जी है ना भाई साहब, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब इनकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन 1 मेड़ता, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 भीनमाल, ऑप्शन 4 मंडोर। बताइएगा इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा? मंडोर। जो मंडोर है साहब, क्या मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं कौन? प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। इनके द्वारा इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी साहब मंडोर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिहार शासकों में रोयल दत्ती के नाम से जाना जाता था। यानी प्रतिहार शासकों के अंदर ऐसा कौन था जो रोयल दत्ती के नाम से जाना जाता था? रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, अब ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित, किससे? गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित क्वेश्चन है साहब ये। बताइएगा प्रतिहार शासकों में रोयल दत्ती के नाम से जाना जाता था। किनको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को। किनको? हरिश्चंद्र को जाना जाता था साहब। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की इस क्लास की हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। बिल्कुल। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए गुड नाइट।